नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आकाश शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लासेस पर। दोस्तों, तो आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। जैसे कि आप थंबनेल में देख ही चुकी हो, फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, क्लास 8th का ये एक चैप्टर है जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। साथियों, इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फोर्स को एक पार्ट में पढ़ेंगे और प्रेशर को दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं फोर्स की कि फोर्स क्या होता है। ठीक है, फोर्स के बारे में हमें 9th क्लास में भी जानना है। वहां पर हमारा एक चैप्टर आएगा फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, वहां पर भी हमने पढ़ना है फोर्स के बारे में। तो बेसिक हम जानते हैं कि फोर्स होता क्या है पहले। ठीक है, तो फोर्स का मतलब है पुश और पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट कॉल्ड फोर्स। किसी भी वस्तु को, किसी भी सामान को खींचना या फिर उसे धकेलना, वो क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। ठीक है, ये बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है फोर्स की कि किसी भी चीज को खींचना या किसी भी चीज को धकेलना फोर्स कहलाता है। ठीक है, अब फोर्स के बारे में थोड़ी और बातें करते हैं कि फोर्स के बारे में किसने बताया या कौन इसके फाउंडर है, या है ना, किसने सबसे पहले इसके बारे में बताया। तो आपको जैसे सबको पता है कि फोर्स को जो नापा जाता है, जिसकी ऐसा यूनिट क्या है, फोर्स की ऐसा यूनिट क्या है, वो है न्यूटन। ठीक है, फोर्स की ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन। ठीक है, एसआई यूनिट का मतलब क्या होता है पता है आपको? एसआई यूनिट का मतलब होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल का मतलब होता है कि जिसको पूरे दुनिया में एक ही यूनिट में नापा जाता हो। लाइक जैसे कि चीनी है या आटा है, हमारे यहाँ इंडिया में उसे किलोग्राम में नापा जा रहा है। ठीक है, कहीं पर उसको नापने की कुछ और यूनिट है, वेट को जैसे नापने की एलबीएस होता है ना, पाउंड्स। तो ये सारी जो यूनिट्स होती हैं वो उसको पूरी दुनिया में, पूरे इंटरनेशनल में एक ही स्टैंडर्ड से नापा जाता हो, उसे बोलते हैं ऐसा यूनिट। समझ में आ रहा है? तो फोर्स को पूरे दुनिया में एक ही यूनिट से नापा जाता है जिसे बोलते हैं न्यूटन। समझ में आया? तो न्यूटन में नापा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो खोज थी या इसके बारे में जो बताया, इसके बारे में सबसे ज्यादा थ्योरीज है या इसके बारे में सबसे ज्यादा स्टडीज है, वो किसके द्वारा दी गई है? वो दी गई है सर आइजैक न्यूटन के द्वारा। सर आइजैक न्यूटन के द्वारा। ठीक है, ऐसे लोगों के नाम के आगे सर जरूर लगाना चाहिए। ठीक है, हाँ जी, सर आइजैक न्यूटन। फिजिक्स में बहुत ही ज्यादा योगदान है इनका, सर आइजैक न्यूटन का। इन्होंने फोर्स के बारे में बताया। अब किसी भी चीज को खींचना आसान है या किसी चीज को धकेलना आसान है? किसी भी चीज को खींचना या धकेलना, दोनों को फोर्स कहते हैं। क्लियर है? अब किसी को खींचना आसान है या किसी चीज को धकेलना आसान है, वो डिपेंड करता है उसकी हाइट पर। ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारी हाइट से बड़ा है, जैसे कि मेरी हाइट से कोई ऑब्जेक्ट बड़ा है, तो उसको धकेलना आसान होगा। और मेरी हाइट से कोई छोटा ऑब्जेक्ट है, उसको खींचना आसान होगा। क्लियर है? ठीक है, कि वो उसकी हाइट पर डिपेंड करता है, किसी भी चीज को खींचना आसान है या किसी चीज को धकेलना आसान है, वो फोर्स है। ठीक है, ओके। अब फोर्स जो है बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। अभी आपके लिए नया शब्द है वेक्टर क्वांटिटी। ये शब्द आपके लिए नया है कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता हूं ऊपर से। वैसे आपको 9th में पढ़ना है स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। अभी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूं कि स्केलर वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। जिस किसी यूनिट को नापने के लिए डायरेक्शन की जरूरत पड़े, किसी भी चीज को नापने के लिए, किसी भी यूनिट को नापने के लिए अगर डायरेक्शन की जरूरत पड़े, तो उसे बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है? जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है, एक वुडन बॉक्स है, मैंने बोला कि पहले मैंने इस पर फोर्स लगाया 20 न्यूटन। ठीक है, 20 न्यूटन मैंने इस पर फोर्स लगाया। उसके बाद मैंने आपको बोला कि मैंने इस पर फोर्स लगाया 30 न्यूटन। अब बताओ इस पर नेट फोर्स कितना लगा? ठीक है, कितना लगा इस पर नेट फोर्स? तो बच्चे बोलेंगे कि भैया इस पर नेट फोर्स लगा 50, 20 न्यूटन, फिर बाद में लगा 30 न्यूटन। तो नहीं, ऐसे नहीं बता सकता जब तक मैं आपको डायरेक्शन नहीं दूंगा। जैसे मान लो मैंने आपको बोला बेटा जी 20 न्यूटन फोर्स यहां से लगा है, ठीक है, और 30 न्यूटन फोर्स यहां से लगा है। सही है, 20 न्यूटन फोर्स लगा है यहां से लेफ्ट साइड से और 30 न्यूटन फोर्स लगा है राइट साइड से। अब मैं पूछूं इसका नेट फोर्स क्या है? अगर अब मैं पूछूं इसका नेट फोर्स क्या है, तो आप बोलोगे भैया जी इसका जो नेट फोर्स है वो है 10 न्यूटन। कितना है? 10 न्यूटन। बिल्कुल, 20 इधर से लग रहा है, 30 इधर से लग रहा है, तो आपस में कैंसिल हो गया ना फोर्स। तो बेटा जी नेट फोर्स जो आएगा वो आएगा 10 न्यूटन। समझ में आ रहा है? तो डायरेक्शन बहुत जरूरी है। अब आप मुझे बताओ कि अगर मैंने एक बॉक्स पे इधर से लगाया 40 न्यूटन फोर्स, ठीक है, इधर से लगाया 40 न्यूटन फोर्स, और एक और मैंने फोर्स लगाया जो कि 50 न्यूटन। एक फोर्स लगाया 40 न्यूटन, एक फोर्स लगाया 50 न्यूटन। क्या आप बता सकते हो कि इस पे टोटल नेट फोर्स कितना लगा? नहीं बता सकते, क्योंकि अभी आपको डायरेक्शन नहीं पता है। ठीक है, अगर मैं बोल दूं ये दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगे हैं, ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ लगे हुए हैं,
एक ही डायरेक्शन में लगे हुए हैं, तो इस पर नेट फोर्स आ जाएगा 90। कितना आ जाएगा? 90। नेट फोर्स जो इस पर लगेगा वो लगेगा 90 न्यूटन, 90 न्यूटन लगेगा, ठीक है। पर अगर मैं बोल दूं कि 40 न्यूटन इस डायरेक्शन से है और 50 न्यूटन इसकी अपोजिट डायरेक्शन से लगा हुआ है, अपोजिट डायरेक्शन से लगा हुआ है, अब इसमें नेट फोर्स क्या होगा? तो अब इसमें नेट फोर्स होगा भैया जी, इसमें नेट फोर्स हो जाएगा 10 न्यूटन। 50 ने 40 को कैंसिल करा तो आंसर आ गया 10 न्यूटन। समझ में आ रहा है कि फोर्स क्या है? फोर्स को वेक्टर क्वांटिटी क्यों कहा जा रहा है, ये समझ में आ रहा है, क्योंकि फोर्स को बिना डायरेक्शन के नहीं नापा जा सकता, ठीक है। फोर्स को नापने के लिए डायरेक्शन की जरूरत चाहिए, इसलिए इसको बोला था वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। आई होप ये क्लियर है कि वेक्टर क्वांटिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्या है, सही है, ठीक है। तो फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। चलो, तो अब फोर्स जो है बेसिकली वो कितने तरह के हैं, ठीक है। पहले नॉर्मल लेके चलेंगे। फोर्स जो है दो तरह के पढ़ते हैं, ठीक है। एक को बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स और एक को बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स यानी कि संतुलित बल, हिंदी वाले बच्चे भी अगर हैं थोड़े बहुत देख रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए कि बैलेंस फोर्स का मतलब होता है संतुलित बल, ठीक है। फोर्स मतलब बल, प्रेशर मतलब दाब, ठीक है। बैलेंस फोर्स मतलब संतुलित बल और अनबैलेंस फोर्स का मतलब होता है असंतुलित बल, ठीक है। अनबैलेंस फोर्स का मतलब होता है असंतुलित बल। अब ये क्या है बेटा, नाम से पता चल रहा होगा, जैसे कि एक तरफ संतुलित है, एक तरफ असंतुलित है ना। चलो देखो, अगर मैं बोलूं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लेफ्ट साइड से जो फोर्स लग रहा है वो है 30 न्यूटन, ठीक है, समझ में आ गया। और बेटा राइट साइड से जो फोर्स लग रहा है वो भी 30 न्यूटन है, वो भी कितना है? 30 न्यूटन, ठीक है। तो इधर से भी फोर्स 30 न्यूटन, इधर से भी फोर्स 30 न्यूटन, तो दोनों तरफ से जो फोर्स लग रहा है वो बैलेंस्ड है। कैसा फोर्स है? बैलेंस्ड है सर, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इसको क्या बोला जाता है? बैलेंस फोर्स बोला जाता है। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम बात करें, क्या लिखेंगे? व्हेन फोर्स इज इक्वली फ्रॉम बोथ साइड्स, called balanced force, जब फोर्स दोनों तरफ से बराबर लग रहा है, ठीक है, एक इस डायरेक्शन में और उसकी अपोजिट डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से और अपोजिट डायरेक्शन से, दोनों डायरेक्शन से अगर फोर्स बराबर इक्वल मैग्नीट्यूड है, ठीक है, अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड दोनों तरफ से इक्वल है बेटा, तो उसको क्या बोलेंगे? बैलेंस फोर्स बोलेंगे। क्लियर है? उसको बोलेंगे बैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स अब आप समझ ही गए होंगे, समझदार हो आप लोग, ठीक है, आप समझ ही गए होंगे कि अनबैलेंस फोर्स क्या है। अगर इधर से फोर्स लग रहा है बेटा जी 50 न्यूटन, इधर से फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन और इधर से लग रहा है 30 न्यूटन, कितना लग रहा है? 30 न्यूटन, ठीक है। तो अब फोर्स कैसा है? अब फोर्स है अनबैलेंस, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन फोर्स इज नॉट इक्वली फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन और उसके अपोजिट डायरेक्शन से अगर फोर्स इक्वल नहीं है तो वो कैसे हो जाएंगे बेटा जी? अनबैलेंस फोर्स हो जाएंगे, असंतुलित बल हो जाएंगे। क्लियर है क्या? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बैलेंस फोर्स समझ में आ गया, अनबैलेंस फोर्स समझ में आ गया, ठीक है। अभी हमने हमारी एनसीईआरटी में 8th क्लास के एनसीईआरटी में या 8th क्लास में आपको और कौन कौन से फोर्स पढ़ने हैं वो समझेंगे, ठीक है, वो समझेंगे कि और कौन कौन से फोर्स पढ़ने हैं। देखो, दो तरह के फोर्स हमें और पढ़ाए जाते हैं, एक को बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस और एक को बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ठीक है। चलो, एक को बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब होता है जो बल किसी भी चीज को छू कर लगाया जाए, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं संपर्क बल। क्या बोलते हैं? संपर्क बल। किसी भी चीज के संपर्क में आकर अगर आप उस पर बल लगा रहे हो उसको बोलेंगे संपर्क बल। किसी भी चीज के कांटेक्ट में आकर अगर आप उस पर फोर्स लगा रहे हो तो उसको बोलेंगे क्या? कांटेक्ट फोर्स। अब इस मार्कर से मैं बोर्ड पे कैसे लिख पा रहा हूं बेटा? इस मार्कर से मैं बोर्ड पे कैसे लिख पा रहा हूं? जब तक मैं इसे उठाऊंगा नहीं, इस पर फोर्स लगाऊंगा नहीं, तब तक क्या मैं लिख पाऊंगा? नहीं लिख पाऊंगा, है ना। जब तक मैं फोर्स नहीं लगाऊंगा तब तक क्या मैं बोल पाऊंगा? नहीं बोल पाऊंगा। तो अगर मेरे को किसी कार को धक्का देना है, अगर मेरे को किसी बाइक को धक्का देना है या मुझे कोई भी बॉक्स को धक्का देना है तो मुझे उसे छूना पड़ेगा। क्या मैं बिना छुए उस पर फोर्स लगा सकता हूं? तो जवाब है नहीं, बिना छुए मैं उस पर फोर्स नहीं लगा सकता। तो यानी कि वो सारे फोर्सेस जो कि छूने से या टच करने से, किसी को टच करके किसी पे फोर्स लगाया जाए बेटा, उसे बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस। क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ठीक है। ऑल द फोर्सेस, लिख देते हैं एक बार, ऑल फोर्सेस which is applied by contact on objects called contact forces, ठीक है बेटा। रटना कुछ नहीं है, अपनी डेफिनेशन बनाओ। कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि ये है क्या चीज और उसको अपने शब्दों में लिखो, अपने शब्दों में
अच्छे शब्दों का चयन करना है, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना है आपको, और आपको अपनी खुद की डेफिनेशन बनानी है। रटना कुछ नहीं बेटा, रटा हुआ कितने दिन याद रख पाओगे आप, ठीक है। ऑल द फोर्सेस विच इज अप्लाइड बाय कांटेक्ट ऑन ऑब्जेक्ट, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे कांटेक्ट करके, किसी ऑब्जेक्ट से कांटेक्ट करके जो फोर्स लगाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं कांटेक्ट फोर्सेस। सही है, उन्हें क्या बोलते हैं बेटा जी, उन्हें बोलते हैं कांटेक्ट फोर्सेस। अब कांटेक्ट फोर्स कितने तरह के होते हैं, ठीक है, कितने तरह के कांटेक्ट फोर्स हमें पढ़ने हैं क्लास 8 में, ठीक है, क्लास 8 में हमें कितने तरह के कांटेक्ट फोर्स पढ़ने हैं। तो पहला कांटेक्ट फोर्स जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है मस्कुलर फोर्स। क्या पढ़ना है, मस्कुलर फोर्स। सबसे बड़ा एग्जांपल है मस्कुलर फोर्स, है ना, पेशीय बल इसको बोलते हैं हिंदी में, पेशीय बल, मस्कुलर फोर्स। जो भी फोर्स आपकी मसल्स के द्वारा लग रहा है, चाहे किसी को उठाना हो, किसी चीज को उठाना हो, है ना, या फिर किसी चीज को फेंकना हो, है ना, गिलास उठाना हो पानी का, पेन उठाना हो, किसी को थप्पड़ मारना हो, कोई भी चीज बेटा, जो भी फोर्स आपको आप अपनी मसल्स के द्वारा लगाते हो, चल पाते हो, किक कर पाते हो फुटबॉल को, ये सारे फोर्सेस जो अपनी मसल्स के थ्रू लगा रहे हो उन सबको बोलते हैं मस्कुलर फोर्सेस। क्या बोलते हैं, मस्कुलर फोर्सेस, ठीक है बेटा। और ये एक तरह का कांटेक्ट फोर्स है। क्या आपकी मसल्स किसी चीज को बिना छुए उस पर फोर्स लगा सकती है, क्या आपकी मसल किसी भी चीज को बिना छुए उस पर फोर्स लगा सकती है, तो जवाब है नहीं। तो मस्कुलर फोर्स जो है वो एग्जांपल है किसका, कांटेक्ट फोर्स का, ठीक है। तो क्या होगा मस्कुलर फोर्स, समझ गए आप, किसी भी चीज को छूकर जो फोर्स लगा मसल्स की तरह। when force is applied by muscles, ठीक है, मसल्स के द्वारा जब फोर्स लगाया जाता है बेटा, जब मसल्स के द्वारा फोर्स लगाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। क्या बोलते हैं, मस्कुलर फोर्स। और ये कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो कांटेक्ट फोर्स हमें पढ़ना है, वो है फ्रिक्शन। क्या है, फ्रिक्शन। ये नाम तो आपके लिए नया नहीं होना चाहिए, ये तो आपने सुना होगा फ्रिक्शन क्या होता है। हाँ भैया ये तो हमें पता है। इसको बोलते हैं क्या हिंदी में, हिंदी बोलते हैं बेटा जी घर्षण बल। क्या बोलते हैं, घर्षण बल। अच्छा, फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन का मतलब होता है भैया जब कोई भी दो चीजें आपस में टकराती हैं, when two objects are interconnect with each other, है ना। इंटरकनेक्ट का मतलब जब उनके जो सरफेसेस होते हैं, जब उनके दोनों ऑब्जेक्ट के सरफेस आपस में टकराते हैं और उनके टकराने से जो फोर्स पैदा होता है, उसे बोलते हैं फ्रिक्शन। उसे क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। आप सबने सुना था। अब अगर अपने हाथों को घिसे जाए तो ये इनके बीच में फ्रिक्शन है, बिल्कुल फ्रिक्शन है बेटे। जब आप चलते हो तो आपके पैरों के बीच में और जमीन के बीच में फ्रिक्शन होता है, बिल्कुल फ्रिक्शन होता है, ठीक है। आप जब बोल पा रहे हो तो आपके वोकल कॉर्ड, आपके पेट से जो एयर निकल रही है और आपके वोकल कॉर्ड के बीच में फ्रिक्शन है, तभी आवाज निकल पा रही है ना। उसके बाद लिख पा रहे हैं हम, मार्कर मैं बोर्ड पे कर रहा हूँ, चला रहा हूँ, तो बड़ा फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है। फ्रिक्शन नहीं होगा तो कुछ नहीं हो पाएगा, ना लिख पाओगे, ना बोल पाओगे, ना चल पाओगे, कुछ भी पॉसिबल नहीं है अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो। और फ्रिक्शन जो है वो एक अलग चैप्टर भी है हमारे पास। फ्रिक्शन का पूरा एक चैप्टर हमारे पास क्लास 8 में फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। कितने तरह के फ्रिक्शन होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, बेटा जी इतने सारे फ्रिक्शंस हैं, है ना, जो कि पूरा फ्रिक्शन के बारे में हमें पूरा चैप्टर, पूरा होल चैप्टर उस एक फोर्स के ऊपर दे रखा है। क्लास 8 में ही पढ़ना है, मैं लेकर आऊंगा वीडियो, आप कमेंट कर देना कि आपको फ्रिक्शन का वीडियो चाहिए, ठीक है। और जिन बच्चों के जो भी फर्स्ट चैप्टर जो आ रहा है, जैसे कि अभी आपके एग्जाम्स होंगे, S7 होंगे या आपके जो भी यूटीज होंगे, आप मुझे कमेंट कर देना कि हाँ भैया ये वाला चैप्टर करवा दो, ये वाला चैप्टर हमारे यूटी में आ रहा है, ये वाला चैप्टर हमारे S7 में आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो भी आपकी डिमांड होगी वो यहाँ पर मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको उसको समझाने की। क्लियर है, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं अपना, हमें पढ़ना है फ्रिक्शन, ठीक है। तो फ्रिक्शन क्या होता है बेटा, समझना, फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो कि मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ये क्या बोल रहे हो भैया, देखो समझो, फ्रिक्शन हमेशा मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में ही क्यों लगता है। देखो हमारा एक न्यूटन का थर्ड लॉ भी है, न्यूटन जी का एक थर्ड लॉ है, वो कहते हैं एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आप किसी डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो, जितना फोर्स आप इस डायरेक्शन में लगाओगे उतना ही फोर्स इस डायरेक्शन में भी लगेगा, सही है। एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये है न्यूटन जी का थर्ड लॉ, ठीक है। अच्छा, उसी के हिसाब से अगर आपने मान लो कोई बॉक्स, एक बॉक्स है, ठीक है, आप इसे धक्का दे दो, आप क्या कर रहे हो, इसे धक्का दे रहे हो, ठीक है, आप इसे धक्का दे रहे हो बेटा। अगर आप इसे धक्का दे रहे हो तो ये फोर्स, तो ये बॉक्स तो आगे तरफ मूव करेगा, यानी कि आप फोर्स लगा रहे हो, फोर्स आपका लग रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। एक फोर्स ये भी है जो कि आपकी अपोजिट डायरेक्शन में भी लगेगा, एक फोर्स ऐसा भी है जो कि आपकी अपोजिट डायरेक्शन में भी लगेगा, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं इस बोर्ड को धक्का दूं, ठीक है, इस बोर्ड को धक्का दे रहा हूं, क्या दीवार पीछे जा रही है, नहीं, क्या मैं पीछे जा रहा हूं, नहीं, तो भैया फोर्स कहां लग रहा है। आप बोल रहे हो कि आपने फोर्स अप्लाई किया, आपके अपोजिट डायरेक्शन में तो फोर्स लगना चाहिए, आप तो अपनी जगह पे खड़े हो, दीवार क्यों नहीं हिल रही, समझ में आ रहा है, दीवार क्यों नहीं हिल रही, समझ में आ रहा है, दीवार का मास ज्यादा है ना, और मतलब बहुत ही स्ट्रांग है, इतना इतने कम फोर्स से नहीं हिल सकती। अब मैं पीछे क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि मेरे पैरों के बीच में
और नीचे जो सरफेस है उसके बीच में फ्रिक्शन, समझ में आ रहा है? तो फ्रिक्शन क्या कर रहा है, मुझे पीछे जाने से रोक रहा है, ठीक है। अच्छा अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे समझो कि अगर मैं अपने पैरों में वो पहन लू, वो होते हैं ना स्केट्स करने वाले वो शूज, पहिए वाले, है ना, तो बेटा अगर वो मैं पहन लूं और फिर धक्का मारूं तो क्या होगा, अगर मैं दीवार पर धक्का मारूं तो होगा क्या, वो जूते पीछे की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि उनमें होता है रोलिंग फ्रिक्शन, और रोलिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है, समझ में आ रहा है? तो रोलिंग फ्रिक्शन होगा वहां पर, तो रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है तो मेरे पैर पीछे चले जाएंगे, क्योंकि मेरे पैरों में क्या लगे हुए हैं, वो पहिए लगे हुए हैं, है ना, वो व्हील्स लगे हुए हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, फ्रिक्शन कम होगा और मैं पीछे चले जाऊंगा। अभी क्या हो रहा है, अभी पीछे नहीं जा पा रहा, क्योंकि क्या हो रहा है कि मेरे पैरों के बीच में और सरफेस के बीच में क्या है, फ्रिक्शन है। तो जितना फोर्स मैं यहाँ सामने दीवार पे लगा रहा हूँ, सामने बोर्ड पे लगा रहा हूँ, उतना ही फोर्स पीछे डायरेक्शन में भी लग रहा है, समझ में आ रहा है? उतना ही फोर्स पीछे लग रहा है, पर पीछे की फोर्स तरफ जा क्यों नहीं पा रहा है, क्योंकि सरफेस में नीचे क्या है, फ्रिक्शन है। क्लियर आ रहा है? तो फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो कि मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है और दो चीजों की इंटरकनेक्शन की वजह से लगेगा। जब तक दो चीजें टकराएंगी नहीं तब तक फ्रिक्शन होगा नहीं, और अगर फ्रिक्शन हुआ तो हमेशा मोशन की अपोजिट डायरेक्शन है। मोशन इधर हो रहा है तो फ्रिक्शन इधर हो रहा है, मोशन इधर हो रहा है तो फ्रिक्शन इधर हो रहा है। समझ में आ रही बात? बहुत बढ़िया। तो कांटेक्ट फोर्स में हमें दो फोर्स पढ़ने हैं, एक पढ़ना है मस्कुलर फोर्स जो कि मैंने आपको समझा दिया, और एक है हमारे पास फ्रिक्शन। समझ में आया? तो फ्रिक्शन समझ में आ गया, ठीक है। फ्रिक्शन कैसे लिखेंगे, फोर्स विच इज जनरेट लिख सकते हैं या प्रोड्यूस लिख दो, फोर्स विच इज जनरेट when two objects interconnect with each other and friction force force is generated each other called friction and friction is always applied in opposite direction of motion, ठीक है। वो फोर्स जो कि जनरेट होता है दो ऑब्जेक्ट्स के इंटरकनेक्शन की वजह से, और जो उसको फ्रिक्शन बोलते हैं, और फ्रिक्शन हमेशा मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में ही लगता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, यहां मैं करके दिखा सकता हूं, ठीक है। एक कुर्सी है, एक कुर्सी पे आप खड़े हो, अगर मैं आपको बोलूं कुर्सी से जंप मारो थोड़ा दूर, कुर्सी से जंप मारो, पर शर्त यह कि कुर्सी अपनी जगह से नहीं हिलनी चाहिए। ऐसा पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि जब आप आगे कूदने के लिए फोर्स जनरेट करोगे, तो कुर्सी भी पीछे जाती है कि नहीं जाती? बिल्कुल जाती है। क्यों जा रही है कुर्सी पीछे? कुर्सी पीछे से जा रही है क्योंकि आप आगे फोर्स लगा रहे हो, उतना फोर्स पीछे भी लग रहा है, तो कुर्सी को भी पीछे जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो कुर्सी क्या करेगी पीछे, तो क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। समझ में आ रहा है? तो वो फ्रिक्शन फोर्स भी ऐसा ही है, वो हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। क्लियर है? कितना समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया। तो ये सारे थे कॉन्टैक्ट फोर्स। अब बात करेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि इन फोर्सेस को लगने के लिए किसी भी कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं होती है। इन फोर्सेस को लगने के लिए, अप्लाइड होने के लिए किसी भी कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं होती है। असंपर्क बल, क्या बोलते हैं? असंपर्क बल। इनको लगने के लिए किसी भी कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं होती है। भैया बिना किसी चीज को छुए फोर्स कैसे लग सकता है? बिना कॉन्टैक्ट के फोर्स कैसे लगता है? हमें तो नहीं समझ में आ रहा। देखो बेटा, इसमें हमें पढ़ना है तीन फोर्सेस, मैं समझाता हूँ। पहला जो पढ़ना है, सबने सुना होगा बेटा जी, मैग्नेटिक फोर्स। कैसा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। दूसरा जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तीसरा जो हमें पढ़ना है बेटा जी, वो पढ़ना है हमें ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या पढ़ना है? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। इसको मैग्नेटिक को बोलते हैं चुंबकीय बल, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक को बोलते हैं बेटा जी स्थिर वैद्युत बल, और ग्रेविटेशनल फोर्स को बोलते हैं क्या? गुरुत्वाकर्षण बल। अब ये तीनों फोर्सेस हमें पढ़ने हैं। अब ये तीनों के तीनों फोर्सेस नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस है। इनको फोर्स लगाने के लिए बिल्कुल किसी कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं है। देखो समझो, सबसे पहले पढ़ते हैं मैग्नेटिक फोर्स को, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे किसको? मैग्नेटिक फोर्स को। तीन होते हैं, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन, ठीक है। तो मैं इनको मिटा रहा हूं। सबसे पहले पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स।
देखो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, समझो। मैग्नेटिक फोर्स, जब भी फोर्स लगेगा मैग्नेट के थ्रू, देखो व्हेन फोर्स इज अप्लाइड बाय मैग्नेट, अप्लाइड बाय मैग्नेट्स कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। बेटा आप सब जानती हो कि मैग्नेट भी फोर्स लगाती है, मैग्नेट भी फोर्स लगाती है। जैसे मान लो कि बार मैग्नेट है, ठीक है, एक बार मैग्नेट है। मैग्नेट बहुत तरह की होती है, बार मैग्नेट होती है, स्फेरिकल मैग्नेट होती है, ठीक है, और वो जो हॉर्स शू मैग्नेट आती है ना, वो घोड़े वाली, ठीक है, बहुत सारी तरह की मैग्नेट्स होती है बेटा। तो मैग्नेट के दो पोल होते हैं, इसको मान लो नॉर्थ पोल और ये हो गया हमारा साउथ पोल। आपको पता है कि नॉर्थ पोल जो होता है साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट करता है ना, साउथ पोल नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट करता है, समझ में आई बात। तो ये जो अट्रैक्शन है, देखो अब एक बार मैग्नेट और यहाँ पे लगा दूं मैं, मान लो, ठीक है, यहाँ पर कर दूं साउथ पोल, यहाँ पर कर दूं नॉर्थ पोल। अब आप मुझे बताओ साउथ पोल और साउथ पोल क्या आपस में चिपकेंगे या नो? क्या साउथ पोल और साउथ पोल आपस में चिपकेंगे? नहीं चिपकेंगे भैया जी। जो लाइक पोल्स होते हैं वो आपस में नहीं चिपकते हैं, है ना, क्योंकि अनलाइक पोल्स, क्योंकि ये क्या करते हैं, एक दूसरे को रेपल करते हैं। क्या करते हैं? रेपल्शन शो करेंगे। रेपल्शन का मतलब होता है एक दूसरे को दूर फेंकना, प्रतिकर्षण। क्या बोलते हैं? प्रतिकर्षण, ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं रेपल्शन शो करते हैं। साउथ और साउथ, जब ये दो पोल्स बेटा आपस आमने सामने होंगे तो ये दोनों आपस में रिपल्शन शो करेंगे। ये भी तो फोर्स लगा रहे हैं, एक दूसरे को दूर फेंक रहे हैं, फेंक रहे हैं कि नहीं फेंक रहे हैं? तो मैग्नेट की प्रॉपर्टी है बेटा, ये मैग्नेट की प्रॉपर्टी है कि जब दो सेम पोल्स आमने सामने आएंगे तो बेटा वो क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर फेंकेंगे, रिपल्शन करेंगे, ठीक है, ये भी फोर्स है। अच्छा अब यहां से मैं हटा दूं साउथ और यहां लगा दूं नॉर्थ, ठीक है, अब यहां लगा दूं नॉर्थ। अब समझो, अब साउथ है नॉर्थ है, क्या ये दोनों एक दूसरे को फेंकेंगे, रिपल्शन करेंगे? जवाब नहीं। ये दोनों को क्या करेंगे बेटा, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्शन, आकर्षण शो करेंगे, अट्रैक्शन शो करेंगे, ठीक है। तो फोर्स जब मैग्नेट की वजह से लग रहा है बेटा, फोर्स जब मैग्नेट की वजह से लग रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेट कैसे फोर्स लगा रही है? नॉर्थ वाला साउथ पे लगा रहा है, साउथ वाला नॉर्थ पे लगा रहा है, सही है, बहुत बढ़िया। अच्छा अगर मैं आपसे ये पूछूं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर मैं किसी बार मैग्नेट को तोड़ देता हूं बीच में से, मान लो अगर मैं बोलूं कि ये मैंने एक बार मैग्नेट लिया, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, ठीक है, अब इसको मैंने बीच में से तोड़ दिया, इसको मैंने बीच में से तोड़ दिया। अगर मैंने इसको तोड़ दिया, अब बताओ उसका नॉर्थ पोल कौन सा, साउथ पोल कौन सा है? ये टुकड़ा अलग हो गया, मान लो ये टुकड़ा अलग है और ये टुकड़ा अलग है। अब आप मुझे बता दो कि इसमें से कौन सा पोल नॉर्थ होगा, कौन सा साउथ होगा? ये मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी है, ये हम क्लास 6 में पढ़ा है, क्लास 6 में पढ़ा है कि मैग्नेट की प्रॉपर्टी है बेटा जी की तोड़ने के बाद ये नॉर्थ पोल और ये अपने आप अपना साउथ पोल बना लेगा, ठीक है, फिर ये इसका नॉर्थ पोल लेगा, ये अपने आप अपना साउथ पोल बना लेगा, ठीक है। तो जितने बार आप तोड़ोगे वो अपने आप पोल अब खुद जनरेट कर लेता है, खुद जनरेट कर लेता है। हाँ मैग्नेट खराब तब होगी तो वो बहुत ज्यादा ऊंचाई से गिर जाएगा, आप उसे पीट दो या फिर आप उसे गर्म कर दो, हीट कर दो, तब वो अपनी प्रॉपर्टी खो देती है, ठीक है, तब वो फोर्स लगाना शायद बंद कर दे। समझ आ रहा है? मैग्नेट का यूज कहाँ होता है? मैग्नेट का यूज बेटा वो जो लेडीजों के वो जो होते हैं ना पर्स, पर्स में होता है, जेंट्स के पर्स में भी होता है। मैग्नेट का इस्तेमाल गार्बेज में से एलिमेंट्स को अलग करना, मेटल्स को अलग करने के लिए किया जाता है। मैग्नेट का इस्तेमाल रेडियोस में किया जाता है, मैग्नेट का इस्तेमाल टेलीविजन में किया जाता है ना, बहुत सारे यूज है मैग्नेट्स के। चलो तो नॉन कांटेक्ट फोर्स में हमने एक पढ़ा मैग्नेट, ठीक है। दूसरा हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये क्या होता है? इसका मतलब है व्हेन a charged body, when a charged body applied force on uncharged body, applied force on uncharged body called electrostatic force, called electrostatic force। अब ये चार्ज बॉडी क्या है, अनचार्ज बॉडी क्या है, इसको अभी ज्यादा डीप में नहीं समझना है, पर इतना समझो कि अगर किसी बॉडी के ऊपर चार्जेस है, जैसे मान लो चार्ज का मतलब क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव, दो चार्ज होते हैं। कितने चार्ज होते हैं? दो, एक होता है नेगेटिव और एक होता है पॉजिटिव, ठीक है बेटा। नेगेटिव जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स के पास होता है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स के पास होता है, ठीक है। अभी क्या है इलेक्ट्रॉन, क्या है प्रोटॉन, क्या है बोले जा रहे हो भैया, है ना बेटा जी, ये हमें पढ़ना है क्लास 9 में, तो अभी ज्यादा घबराना नहीं है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, चार्जेस क्या है, घबराना नहीं, क्लास 9 में पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। क्लास 9 में आप सब पढ़ोगे, अभी 8th में हो, छोटे बच्चे हो आप, तो आप अभी इतना जानो कि अगर किसी एक चार्ज बॉडी, अगर कोई एक चार्ज बॉडी किसी अनचार्ज बॉडी के ऊपर फोर्स लगाती है तो उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, ठीक है। फिर भी थोड़ा समझा दो। देखो मैंने बोला कि एक बलून है, क्या है, बलून लिया हमने, एक फूला हुआ बलून लिया, उसके अंदर हवा भरी हुई है, ठीक है। उस बलून को बालों में घिसूं,
ठीक है, बालों में घिसो उस बलून को और उस बलून को बेटा दीवार में लेकर चिपका दो, दीवार में लाकर चिपका दो, तो वो बलून चिपकता है नहीं चिपकता है? हाँ भैया चिपकता है, हमने देखा हुआ है। एक और एग्जांपल देखो, छोटे छोटे टुकड़े लो कागज के, उसको सामने रख दो, एक कॉम्ब लो, कंघा, अपने बालों में घिसो, उसको पास में ले जाओ, चिपकता है नहीं चिपकता? चिपकता है। क्यों? वाई? तो बेटा इसका जवाब ये है कि जब आपने बलून को अपने बालों में घिसा या कंघे को अपने बालों में घिसा, तो उसको घिसने से उसके ऊपर चार्जेस आ गए। क्या आ गए? चार्जेस आ गए। कौन से चार्जेस? नेगेटिव चार्जेस आ गए। ठीक है, उनको घिसने से, कंघी को घिसने से और बलून को घिसने से उस पर चार्जेस आ गए। ठीक है, नेगेटिव चार्जेस। और दीवार के पास कौन से? पॉजिटिव चार्ज। तो बेटा हुआ क्या, दीवार के पास चार्ज है नहीं, कंघी के पास चार्ज आ गए, बलून के पास चार्ज आ गया, दीवार के पास चार्ज है नहीं। आ रही बात समझ में? कागज के पास चार्ज है नहीं, तो चार्ज बॉडी हो गई बलून, अनचार्ज बॉडी हो गई दीवार। तो बेटा यहाँ है नेगेटिव, वहां है पॉजिटिव। तो नेगेटिव आयन में पॉजिटिव आयन पे क्या करते हैं? हमेशा अट्रैक्शन करते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव क्या करते हैं? आपस में अट्रैक्शन करते हैं। तो गुब्बारे के ऊपर थे नेगेटिव चार्ज, तो वो सारे जाके दीवार पर चिपक गए। समझ में आया? तो वो सारे आयंस ने पॉजिटिव वाले के साथ अट्रैक्शन करा और गुब्बारे पर जाकर गुब्बारा जो है वो दीवार पर जाकर चिपक गया। आ बात समझ में? तो जब भी कोई चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी की ओर फोर्स लगाती है तो उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत बल कहा जाता है। चाहे एग्जांपल में आप गुब्बारा और दीवार ले लो, चाहे एग्जांपल में आप अपना कंघा और कागज के टुकड़े ले लो। ठीक है, आप करके भी देख सकते हो बेटा। तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लास्ट हमारा बचा हुआ है इसमें नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में, वो बचा हुआ हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं बेटा जी? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल भैया ये तो वही बल है ना जो पृथ्वी लगाती है? हाँ बिल्कुल वही बल है, पर बेटा जी ग्रेविटेशनल अलग फोर्स है, ग्रेविटी अलग चीज है। ग्रेविटी अलग है और ग्रेविटेशन फोर्स अलग है। क्या? हमें तो पता ही नहीं है, हमने तो यही सुना हुआ है। बेटा कोई बात नहीं, अभी आप इतना ही सुनो कि जो फोर्स अर्थ लगा रही है वो ग्रेविटेशन है, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं है। होता क्या है कि पूरे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, पूरे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं बेटा, वो सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। वो सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। उस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशन। पर जब पृथ्वी, अर्थ किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाती है उसे ग्रेविटी बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है? ग्रेविटी बोला जाता है। ठीक है, उसे क्या बोला जाता है? ग्रेविटी बोला जाता है। अभी के लिए आप इतना समझो, अभी ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। ग्रेविटेशन क्या है, वो कैसा फोर्स लगा रहे हैं दो ऑब्जेक्ट आपस में, है ना? तो हमें इतना समझना है कि जो फोर्स पृथ्वी के द्वारा लग रहा है, जो फोर्स अर्थ के द्वारा लग रहा है, वो क्या है? वो है ग्रेविटेशन फोर्स। और बड़े पृथ्वी को भी बिना छू, जैसे पेन है ना, पेन यहाँ ऊपर छोड़ूंगा ये नीचे ही आएगा, इस पेन को ऊपर छोड़ूंगा ये नीचे ही आएगा। क्यों नीचे आ रहा भाई? भैया अर्थ जो है ना इसका फोर्स लगा रही है, इसको मतलब बुला रही है ना? पर ये तो जा ही नहीं रहा, ये तो आपके पास है। मैंने इसको फोर्स लगा रखा है, मस्कुलर फोर्स। कौन सा फोर्स? मस्कुलर फोर्स। मैंने अपने मसल्स की वजह से इसको ऊपर ला रखा है। ग्रेविटी इस पे लगाना चाहती है फोर्स, मगर नहीं आएगा भाई, क्योंकि मैंने इस पे क्या लगा रखा है? मस्कुलर फोर्स लगा रखा है। बेटा समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो जो फोर्स ग्रेविटी मतलब जमीन के द्वारा लग रहा है अभी के लिए है ना, पर ऐसा होता नहीं। जो फोर्स जमीन के द्वारा लग रहा है वो क्या है बेटा जी? ग्रेविटेशन फोर्स है। ठीक है जी, चलो क्लास 8 के लिए ओनली, क्लास 9 में चेंज हो जाएगी परिभाषाएं। क्लास 9 में जब आप जाओगे तो ग्रेविटेशन का मतलब कुछ और है वहां पर। ठीक है, चलो तो ये तो हमारे थे सारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस जिनको हमने आज डिस्कस किया। बेटा कोई डाउट अगर है, अगर कुछ गलती हो गई है, या अगर इस वीडियो में कुछ और अच्छा हो सकता था, तो प्लीज कमेंट करके आप मुझे बता देना कि हाँ भैया ये आपने गलती करी है, या यहाँ पर और अच्छा हो सकता था। तो प्लीज मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है, और अगर अच्छा लगा हो या कुछ समझ में आया हो तो एक लाइक कर देना। ठीक है, और नहीं आया हो तो भी कोई बात नहीं। मिलेंगे अगली वीडियो में इसके पार्ट 2 में, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रेशर। ठीक है, तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।